आज 25 मई का न्यूज़पेपर है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को देखना है कि 23 मई और 24 मई को कुछ इंपॉर्टेंट डे है। 23 मई को ही है, 24 मई को वैसे तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है ना। गुड इवनिंग अनुष्का। हाँ, तो देखो, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। लेकिन इस फैक्ट से ज्यादा जरूरी है, कौन सा फैक्ट, कि लेदर बैक टर्टल और ऑलिव रिडले टर्टल, ये दो टर्टल हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इस साल किसी भी एग्जाम के लिए लेदर बैक टर्टल का ब्रीडिंग नेस्ट कहाँ पर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार आइलैंड और कैंपबेल बे इज a very big nesting breeding nest for leatherback turtles। ठीक है, तो एक अरीबादा, एक टर्म आती है अरीबादा। अरीबादा क्या होता है? अरीबादा वो फिनोमिना है जिससे कि टर्टल्स क्या है कि किसी जगह पर नेस्टिंग करते हैं, अंडे देते हैं। मास नेस्टिंग फिनोमिनन वेयर thousands of female turtles come ashore simultaneously to lay eggs। अंडे देने के लिए जो ब्रीडिंग ग्राउंड को चूज करते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरीबाडा। ठीक है, तो इस टर्म को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही जो है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, तो वल्नरेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो कोस्ट पूछा जा सकता है ऑलिव रिडले टर्टल का, कि उड़ीसा के अंदर कौन से कोस्ट पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले टर्टल का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्या नाम है उसका? गहिर माथा कोस्ट। ठीक है, गहिर माथा कोस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। उसके अलावा ऋषि कुल्या कोस्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट में, और देवी रिवर माउथ कोस्ट है कहां पर? पुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जगन्नाथपुरी। ठीक है, याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ना, वेस्टर्न घाट्स को हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्यों है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एंडेमिक प्लांट्स पाए जाते हैं, एंडेमिक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या माना गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है वेस्टर्न घाट्स को। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखो कितना छोटा सा एक फ्रॉग मिला है, नाखून से भी छोटा है। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, नाइट फ्रॉग। इसको कॉमन कॉमन नेम है इसका, नाइट फ्रॉग। और साइंटिफिक जीनस है नाइटी बैक्टेरियस। ठीक है, नाइटी बैक्टेरियस। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रीम्स के पास, फॉरेस्टेड हिल इकोसिस्टम के अंदर ये पाया जाता है। तो एंडेमिक है ये भी, कहाँ के लिए? वेस्टर्न घाट्स के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। स्मॉल साइज है इसका, मोस्टली रात को ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर हॉटस्पॉट में आता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता ही है वेस्टर्न घाट्स, तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक ये देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, लार्जर पुअरर स्टेट सेट फॉर हायर फंड अंडर न्यू एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो कौन सी स्कीम को यहाँ पर रिप्लेस करके नई स्कीम लाई गई है? मनरेगा। और मनरेगा को रिप्लेस करके नई स्कीम कौन सी लाई गई है? वीजी, वीजी राम जी राम जी। क्या पूरा नाम कोई बता सकता है? बी जी राम जी, इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है? कोई भी, मार्गदर्शी, अनुष्का, बिना पढ़े? याद नहीं है ना, तो याद रख लो। ठीक है, याद कर लो। वी बी से तो क्या है? वी बी विकसित भारत। जी से क्या है? ग्रामीण के रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रूरल की बात कर रहे हैं ना, ग्रामीण रोजगार। और रोजगार क्या है? आजीविका है, लिवलीहुड है। रोजगार आजीविका मिशन। ठीक है, आजीविका मिशन। ठीक है, ये है वीबी जी राम जी एक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और
क्या क्या अंतर इसके अंदर किए गए? अभी देखो, अभी जो पुरानी चीजें हैं वो तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है इसके अंदर? 125। पहले कितनी थी? 100 डेज की। पहले कैसी थी स्कीम? क्या डिमांड बेस्ड थी या सप्लाई बेस्ड थी? डिमांड बेस्ड थी। डिमांड बेस्ड थी ना मार्गदर्शी? अनुष्का, आप लोग भी माइक खोल के इन सवालों के जवाब दे सकते हो। ठीक है। तो पहले कैसी थी? डिमांड बेस्ड थी, जहां पर डिमांड है वहां पर रोजगार दिया जाएगा। अब कैसी है? सप्लाई ड्रिवेन है। सप्लाई ड्रिवेन, जहां पर काम होगा वहां पर काम मिलेगा। ठीक है। एक और इसके अंदर इन्होंने प्रोविजन किया है, अभी सरकार ने जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको दे दूं, है ना? तो एलोकेशन कैसे किया जाएगा? फंड्स का जो एलोकेशन, मान लीजिए एक फंड अभी सरकार ने निकाल लिया वीवी जी राम जी के लिए, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए का क्या निकाल दिया? फंड निकाल दिया। अब इस 1 लाख करोड़ में से यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, झारखंड को कितना मिलेगा, छत्तीसगढ़ को कितना मिलेगा, एमपी, तमाम स्टेट्स को कितना कितना मिलेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये ऐसे डिसाइड करेंगे, इन्होंने कहा कि भाई साहब फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला है उसको अपना लेते हैं। और फाइनेंस कमीशन में भी सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है, देखो फाइनेंस कमीशन जो कहता है उसमें सबसे कम वेटेज देता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को 10% क्या देता है? वेटेज देता है। कौन? फाइनेंस कमीशन। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? जी मार्गदर्शी, फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? सर सारे रेवेन्यू जो भी हैं सेंट्रल में स्टेट में उनको मेंटेन करना, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स हैं वो अकाउंट मैनेज करते हैं, तो फाइनेंस कमीशन उनको रेगुलेट करता है। फाइनेंस कमीशन केवल ये तय करता है, ध्यान रखो हमेशा, फाइनेंस कमीशन केवल ये तय करता है कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो किस स्टेट को कितना मिलेगा। अब उसको कैसे निकालता है वो? तो उसका फॉर्मूला बनाया हुआ है फाइनेंस कमीशन ने। 16 फाइनेंस कमीशन ने ये फॉर्मूला बनाया था, याद रखो हमेशा। 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या बनाया था? ये फॉर्मूला बनाया था, जिसमें कहा था कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज किसको देंगे? इनकम गैप को देंगे, कि नेशनल एवरेज इनकम से उस स्टेट की इनकम कितनी कम है। 42%, 42.5% वेटेज किसको देंगे? इनकम डिस्टेंस को, पर कैपिटल जीडीपी को। ठीक है। पर कैपिटल जीडीपी उस स्टेट की कितनी है, नेशनल जीडीपी कितनी, अगर कम है तो ऑब्वियसली क्या देना पड़ेगा? ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो स्टेट अपने खर्चे निकाल सके। उसके बाद पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से 17%, 17.5% वेटेज पॉपुलेशन का है। यानी कि क्या कहते हैं साहब, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा होगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा देनी पड़ेंगी, जो हमारे देश में बहुत उत्तम दर्जे की मिल रही है, सरकारी, है ना? आप लोग जाओ, एक रुपये में इलाज होता है, यूं तुरंत, जाके देखना कभी, है ना? उसके अलावा सरकारी स्कूल में कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, सड़कें हैं, ये सारी चीजें, तो सारी चीजें मेंटेन करने में जो भी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा खर्चा। ठीक है ना? उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका 10%। एरिया बड़ा है तो ज्यादा खर्चा, एरिया छोटा है तो कम खर्चा। फॉरेस्ट इकोलॉजी कैसी है, फॉरेस्ट ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने में खर्चा भी ज्यादा आएगा। ठीक है। तो इकोलॉजी और फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए 10% का ये सारा इस हिसाब से क्या करते हैं, और जीडीपी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी के हिसाब से फिर 10% का वेटेज रखते हैं, और ये क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि किस स्टेट को कितना रुपया मिलना चाहिए। ठीक है। ये फॉर्मूला निकल गया। इसके बाद अब वीबी जी राम जी के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कैसे देखा जाएगा। तो इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यू ये जीएसडीपी डिस्टेंस जो है, इसको 42.5% से सिमिलर वेटेज दी गई है, जैसे उसमें दी गई थी वैसे इसमें दी गई है। पॉपुलेशन को 17.5%, ठीक है, जैसे उसमें दी गई थी वैसे इसमें दी गई है। तो 16 फाइनेंस कमीशन का जो इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स, इसके हिसाब से क्या करेंगे, फंड्स का एलोकेशन करेंगे। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम क्लैट के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछेगा, अगर उसको थोड़ा सा घुमाना होगा? देखो, अगर सिंपल पूछना होगा तब तो वीबी जी राम जी का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, वो सब बच्चों को याद होगा। ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल करेगा तो क्या करेगा, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। कैसे? कि 16 फाइनेंस कमीशन
क्या पूछेगा कि जो नया ये जो है हमारा अभी भी जी राम जी में जो फंड का एलोकेशन है वो कौन से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित है। तो वो बताएगा 15 फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन, 18 और 19 फाइनेंस कमीशन। अब उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो। अब पढ़ा होगा तो तुरंत लगा दोगे 16 फाइनेंस कमीशन, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। तो जो गरीब स्टेट है उनको ज्यादा फंड मिलेगा। उसके अलावा इन्फ्रेंस बेस्ड जैसे क्लैट के अंदर पूछता है, अभी यूपीएससी का हाहाकार मचा हुआ है। सब कह रहे हैं यूपीएससी में साहब इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ गए, इतना पैटर्न चेंज कर दिया कि हमें तो समझ ही नहीं आया। टीचर कह रहे हैं कि हमने तो भाई साहब, एक टीचर का देख रहा था वीडियो के अंदर, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो पूरी एम लक्ष्मीकांत चढ़ा दी बच्चों को 900 पेज की, और पॉलिटी पॉलिटी से क्वेश्चन आए लेकिन एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन भी नहीं आया। अरे तो कहाँ से आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा अखबार से। अब वही चीज रटी पीटी चीज है, पूछवाना चाहते हो। और ये चीज मैं आपको बताऊं, ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, ये क्लैट का बच्चा शुरू से फेस कर रहा है। क्लैट के पेपर इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि पूछो मत। आप 2022 का उठा के देखो और 2025 का उठा के देखो, जमीन आसमान का अंतर है। और 2020 से पहले का पेपर देखो, बिल्कुल ही पैटर्न अलग है। 2014 से पहले का पेपर देखो, पैटर्न बिल्कुल, वो तो वहां पे तो पैसेज है ही नहीं, वहां छोटे छोटे पैसेज है, एक एक क्वेश्चन है। अभी क्या लंबे लंबे पैसेज, कह रहे हैं 25 पेज का क्वेश्चन पेपर आ गया, तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ पाए हम 2 घंटे में। अरे यहाँ 2 घंटे में 45 पेज का क्वेश्चन पेपर आता है क्लैट के अंदर। तो आप ये समझो कि आपको कहाँ पढ़ना है। और मैं आपको बताऊं, यूपीएससी जो है आने वाले पूरे साल में जितने भी पेपर होते हैं उनका ट्रेंड सेट करता है। और ट्रेंड कहता है कि अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सिंपल जीके से नहीं पूछे जाएंगे कि हिस्ट्री से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया था जैसे पहले पूछे जाते थे, इवन जुडिशरी के अंदर। अब कैसे पूछे जाएंगे? न्यूज़पेपर पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूज़पेपर में क्या चीजें छप रही है। अगर आप वैसे देखो, करंट अफेयर्स के मात्र 3 क्वेश्चन है। अगर हम वैसे देखें यूपीएससी का पेपर, करंट अफेयर्स के मात्र 3 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कहां से पूछ रहे? न्यूज़पेपर से पूछ रहे। 3% करंट अफेयर्स के, 11 क्वेश्चन आईआर के। अब उसको करंट अफेयर्स मान लो चाहे आईआर मान लो, इंटरनेशनल रिलेशन। 11 क्वेश्चन, बाबल मानदेव पे क्वेश्चन पूछ रखता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे क्वेश्चन पूछ रखता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा आप लोग आराम से कर दोगे अगर ढंग से क्लास कर रहे हो शुरू से, है ना। आराम से क्वेश्चन वो कर सकते हो आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जिन क्वेश्चन को वो वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया साहब, वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो जो शुरू से क्लास कर रहे हो। तो यूपीएससी चाहे कोई भी पेपर हो, आगे आने वाले समय में ट्रेंड यही बनेगा कि वो न्यूज़पेपर आधारित होगा। तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स अलग चीज है, न्यूज़पेपर एनालिसिस अलग चीज है। करंट अफेयर्स में क्या आता है? करंट अफेयर्स में आता है कि ये अवार्ड किसको मिल गया, ये वाला स्पोर्ट्स किस किस में खेला जाता है, कौन सा स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेंगे, अवार्ड्स के बारे में पूछ लेंगे, करंट जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में पूछ लेंगे। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस खबर की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, तीनों चीजें देखते हैं। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं है। एम लक्ष्मीकांत से एक भी क्वेश्चन नहीं है, जिसको भगवान माना जाता है तक, किसका? पॉलिटी का भगवान माना जाता है एम लक्ष्मीकांत को। उस एम लक्ष्मीकांत से एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 17-18 क्वेश्चन है पॉलिटी से, सब न्यूज़पेपर करंट, सब न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर सब एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 100 में से 28 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से, 100 में से 28 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से पिछले एक साल के, ठीक है। तो ध्यान रखो, न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के पेपर्स के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये मैंने बताया आपको कि यूपीएससी क्या है, ट्रेंड सेटर है क्वेश्चन का इंडिया के अंदर, ठीक है। तो डिमांड बेस्ड से हम कैसे हो गए, फॉर्मूला बेस्ड हो गए। और फॉर्मूला अब क्या हो गया, फॉर्मूला बेस्ड हो गया। पहले सप्लाई ड्रिवन कह रहे थे, अब कह रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड है। किसके द्वारा? 16 फाइनेंस कमीशन ने जो इंडिकेटर्स बनाए थे उसके आधार पर, ठीक है। वेज शेयरिंग पहले 100% मनरेगा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, अब 60-40 का हो गया। हिमालयन स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, 10-90 का हो गया। 10% वो स्टेट देगा, 90% सेंटर देगा, ठीक है।
इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग, यानी कि टाइमली वेज पेमेंट की इसके अंदर बात की गई, है ना। सोशल ऑडिट कंप्लायंसेस की बात की गई, कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये सारी चीजें की गई। उसके अलावा आप लोग वो जरूर ध्यान रखें कि बायोमेट्रिक और ऑनलाइन ट्रैक वो अटेंडेंस का सिस्टम इसके अंदर डेवलप किया गया। ठीक है, तो कैसे शेयरिंग होगी? पुअर पॉपुलेशन परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर मिलेगा। ये चीजें हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वीवीजी राम जी और मनरेगा के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और वीवीजी राम जी का विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। ठीक है, इसके अलावा राइट बेस्ड, स्कीम बेस्ड यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा ये 2005 में, वो अब 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। डेट याद रखना, जुडिशरी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है कि किस डेट को लागू हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डिमांड ड्रिवन है, वहाँ फॉर्मूला बेस्ड हो गया। वर्क डिमांड, डिमांड फ्रॉम स्टेट यहाँ पर आती थी, यहाँ पर पॉपुलेशन, पहले स्टेट डिमांड को रेज करता था मनरेगा के अंदर कि हमें इतने लोगों को रोजगार के लिए इतने फंड की जरूरत है। अब क्या हो गया, फॉर्मूला बना दिया, उस फॉर्मूले पे आधारित सारे पैसे एलोकेट हो जाएंगे। यहाँ पर 100%, वहां पर 60-40 और 90-10 याद रखेंगे। फोकस यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट लिवलीहुड और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी भी। ऐसे नहीं कि सिर्फ गड्ढा खोदा, पैसे मिल गए, शाम अगले दिन बोला गड्ढा भर दो, फिर पैसे मिल गए, फिर बोला गड्ढा खोदो तो पैसे मिल गए, फिर बोला गड्ढा भर दो तो पैसे मिल गए। अब क्या होगा, जहां पर जरूरत होगी वहां पर काम कराया जाएगा। ठीक है, सोशल ऑडिट प्रेजेंट है इसमें भी है। ठीक है, बेस्ड ऑन लेबर डिमांड, ये ठीक है, एग्जिस्टिंग बन रहे 100 डेज और 125 डेज। ठीक है, बस ये याद रखेंगे डिफरेंस। इसके अलावा गृह मंत्री ने बोला है कि यूसीसी जो है वो किसके ऊपर लागू नहीं होगा, वो SC ST जो है उनके ऊपर लागू नहीं होगा किसी भी सूरत में। क्यों नहीं होगा? यूसीसी है क्या? कोई बता सकता है मेरे को यूसीसी क्या होता है? अनुष्का, यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? जी सर अनुष्का। सबके लिए सेम सर्टेन सिविल राइट्स होंगे इस तरीके से। क्या? सबके लिए सेम सर्टेन सिविल राइट्स होंगे इस तरीके से। सिविल राइट्स सबके सेम होने चाहिए, तो अभी अलग अलग है। नो सर, मतलब कुछ कुछ चीजों में डिपेंड करती है चीजें, जैसे कि रिलीजन, मतलब सिविल राइट्स में नहीं, मतलब बट सर्टेन सेम नहीं है सबके लिए कभी किसी 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 सिचुएशन पर। देखो, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ लॉज। टाइप ऑफ लॉज क्या होता है, कितने तरह के लॉज होते हैं? वैसे तो हम लोग कई तरीके से उसको बाइफरकेट करते हैं, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओ सॉरी, लॉज को भी हम लोग अलग अलग तरीके से, नेशनल, टेरिटोरियल, इंटरनेशनल लॉज, है ना। इसी तरीके से एक लॉ होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है? तो जैसे मुस्लिम्स का शरीयत लॉ है। पर्सनल लॉ किसके लिए होता है? पर्सन के लिए होता है, शरीर के लिए होता है ना। जैसे कि नेशनल लॉ यानी कि टेरिटोरियल लॉ जो होता है वो होता है देश के लिए, देश के अंदर लागू होता है। लेकिन चूंकि पर्सनल लॉ मेरे ऊपर लागू होता है, तो मैं नेशनल टेरिटरी के बाहर भी चला जाऊंगा तो भी पर्सनल लॉ मेरे साथ जाएगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एक्ट हैं, यानी कि सबके लिए अलग अलग लॉ है। जैसे मोस्ट कॉमनली आप लोग डिस्कस जो करते होंगे कि मुस्लिम्स के अंदर 4 शादियां अलाउड है, पॉलीगैमी अलाउड है। हिंदूज के अंदर पॉलीगैमी क्या है? पनिशेबल है ना, पनिशेबल ऑफेंस है। तो वहां पर क्यों नहीं हो रहा, ये अलग अलग कैसे है? तो उसका जवाब है पर्सनल लॉज, क्योंकि ये पर्सनल लॉज हैं, ये पर्सन के लॉज हैं, ये अलग अलग है सबके। तो जब हम लोग फैमिली लॉ पढ़ेंगे ना, फैमिली लॉ की आप लोगों की क्लास होगी, तो उसके अंदर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये दो लॉज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सबके एक जैसे लॉ बना दिए जाए, यूसीसी कर दिया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल राइट्स सबके एक जैसे हो जाए। जैसे डिवोर्स को लेके, सक्सेशन को लेके, मैरिज को लेके जो भी लॉज हैं,
जो भी हमारे सैक्रामेंट्स तो अलग है, लॉज जो भी हैं वो सबके सेम हो जाए, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, ये बात कहाँ से आती है, तो ये हमारे डीपीएसपी में है, आर्टिकल 44, है ना, आर्टिकल 44 के अंदर, ठीक है। अब क्यों प्रोटेक्टेड है, क्यों ये SC ST के ऊपर लागू नहीं होगा, तो इस बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके कल्चरल राइट्स हैं, उनके लैंड राइट्स अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका इवन गवर्नेंस ही अलग है। किसके थ्रू करते हैं वो गवर्नेंस, शेड्यूल 6 शेड्यूल 5 के अंदर क्या बनाई जाती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो वो उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो नियम बनाते हैं, जो कस्टम्स बनाते हैं, उन कस्टम्स नियमों के अनुसार उनका लॉ चलता है हमारे देश के अंदर ही। जो एरियाज शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में प्रोटेक्टेड है ना, तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर और आर्टिकल 371 के अंदर जो एरियाज प्रोटेक्टेड है उनके ऊपर ये यूसीसी लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके कस्टम, उनके लैंड राइट्स, उनके ट्रेडिशनल, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो एबोरिजिनल्स हैं इंडिया के, है ना। और इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एबोरिजिनल्स के राइट्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर और उन सब के अंदर उनके अधिकार, ठीक है ना। अब कौन जुड़ना चाहता है भैया, वेरी लेट, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक ये न्यूज आई है कि इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो क्या डिक्रीज हो गया है और कितना डिक्रीज हो गया देखें। देखो बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट 2014 में 2.1 21, ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है। और डेथ रेट वो 2024 में 18.3, यानी कि बर्थ रेट कम हो गया, 2.7 पॉइंट से क्या हो गया, कम हो गया क्या, बर्थ रेट। इसके अलावा डेथ रेट अगर हम देखें तो 6.7 से घट के 6.4 हो गया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है ना। मेडिकल फैसिलिटीज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, डेथ रेट कम होता है और बर्थ रेट भी कम होता है मेडिकल फैसिलिटीज के बढ़ने की वजह से, ठीक है। और भी कारण है, ठीक है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट 39 से घट के 24 हो गया। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज का पेनिट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ा है, एक्सपेंड हुआ, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या होता है, प्रति 1,000 व्यक्ति पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट प्रत्येक 1,000 व्यक्ति में कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रत्येक 1,000 बर्थ में से कितने बच्चे मर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के निकाला जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है इंडिया की, और व्हाट इज द सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टू सस्टेन द population, to sustain the number of population that we have। पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए मान लो 10 करोड़ पॉपुलेशन है तो 10 करोड़ ही रहे, सस्टेनेबल हो गई ना घटे ना बढ़े। तो उसके लिए ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए किसा जी, सॉरी सर पता नहीं। 2.1 वैसे याद रखो, 2.1 क्या है, पॉपुलेशन तो पता है करीबन शायद 1.5 बिलियन होगी, लेकिन वो नहीं पता सेकंड वाला आंसर। हाँ 147 140 अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में, 147 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि 2.1 इज द सस्टेनेबिलिटी रेट, ठीक है। इससे नीचे गई तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। इससे ऊपर गई तो पॉपुलेशन ग्रोथ, और बहुत ऊपर गई तो पॉपुलेशन लास्ट, ठीक है। अब ये बताओ कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, सर्च उधर ले ली, मजा आएगा तुमको। तो लोग लग रहा है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडिया के लिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है। हम स्कूल के सिलेबस में पढ़ते भी हैं कि पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, है ना। ओवर पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो सीमित हैं। रिसोर्सेज सीमित हैं तो पॉपुलेशन कम होगी तभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सकेगा। ये सारी चीजें हम लोग स्कूल में पढ़ते कितना है।
1.89%, 0.89%, नहीं नहीं 1.89% होगा। मैं चेक करता हूँ, रुको। 1.9 होना चाहिए, 1.8 होना चाहिए। 0.9 सही बता रहे हो आप, ठीक है ना। तो 0.9 है। तो 0.9 होने का मतलब क्या है कि हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, अब और तेजी से डिक्लाइन हो रही है। ये 2024 का डेटा है जो आप लोग बता रहे हो, 0.9, ठीक है। तो 0.9 यानी कि बहुत तेजी से क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। आने वाले समय में इंडिया के सामने क्या समस्या होगी, जो आज चाइना के सामने समस्या है। चाइना के सामने क्या समस्या है, हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट। चाइना के सामने आज क्या समस्या है, एजिंग पॉपुलेशन, यहाँ बुजुर्ग लोग ज्यादा है। तो जब बुजुर्ग लोग ज्यादा होंगे तो हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंस देश का बढ़ेगा, है ना। हेल्थ केयर के ऊपर बढ़ेगा, असिस्टिव सर्विसेज के ऊपर बढ़ेगा, तो लेबर कम हो जाएगी, लेबर की कमी होगी। लेबर की कमी से चाइना ने कैसे कोप अप किया, वो आज ड्रोन से डिलीवरी कर रहा है। एआई ट्रक्स यानी कि ऑटोमेटेड ट्रक्स जो है वो अपने आप सामान को लेकर जा रहे हैं, ड्राइवर की जरूरत खत्म हो गई। तो इस तरीके से उसने क्या किया, एजिंग पॉपुलेशन के साथ कोप अप किया, और आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी यही होगा, कोई नहीं रोक सका। ठीक है, तो ये होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूरल के अंदर थोड़ा सा खराब है मामला। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, अर्बन के अंदर, अर्बन स्पेसिस के अंदर परफॉर्मेंस बेटर है। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ये याद रखेंगे, जरूरी है, और याद रहेगा ही, ऑब्वियस है ये। सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट निकला है केरला, 8, है ना। केरला क्या निकला है, 8, लोएस्ट है। ठीक है, अब स्कीम्स को जरूर याद रखेंगे कि इससे एसोसिएटेड स्कीम्स कौन कौन सी हैं। इससे एसोसिएटेड स्कीम है एक तो पोषण अभियान। तो पोषण अभियान याद रहेगा कि पोषण दे रहे हैं तो वो बच्चा बच जाएगा, मरेगा नहीं। तो पोषण का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक न्यूट्रिशन देने के लिए, ताकि माल न्यूट्रिशन कम हो, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग कम हो। चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या अंतर है, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। अनुष्का मार्गदर्शी, चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग के अंदर क्या अंतर है। किसा जी, सर जो पैसे हम बच्चों पे खर्च करते हैं, नहीं नहीं, चाइल्ड वेस्टिंग और पैसा वेस्ट करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आपने स्पेंडिंग बोला ना। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। स्टिंग का तो न्यूट्रिशन पे जो हम खर्च करते हैं बच्चों के। ना ना ना, न्यूट्रिशन पे जो खर्च करते हैं वो वेस्टिंग कैसे हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग होती है जिसमें कि विकृत यानी कि डिफॉर्म्ड ग्रोथ होती है बच्चे की, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। और उससे भी ज्यादा माल न्यूट्रिशन होगा तो बच्चा कैसा हो जाएगा, एकदम पतला, अंडरवेट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया, इन सब समस्याओं से जूझने के लिए 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया था मोदी जी ने। इसको जरूर से याद रखेंगे। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा किसकी सुरक्षा कर रहे हैं, जननी की, जो जन रही है। जन किसको रही है, बच्चे को जन रही है जो, यानी कि माता की सुरक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। सेम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, उसके अलावा ये इसका क्या काम है, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट भी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, दोनों का ही। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं जो मदर की मोर्टेलिटी रेट होती है, जो माताएं मर जाती हैं बच्चे को जन्म देते देते, तो बोलते हैं मदर मोर्टेलिटी या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसके अलावा दो स्कीम और हैं जिनको याद रखेंगे आज। एक है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष 2014 में
लॉन्च किया गया था। ये किस लिए है? इम्यूनाइजेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, दोनों के लिए। ठीक है, कौन सा? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरिया, हेपेटाइटिस, टेटनस, पोलियो, टीबी, ये सब इंजेक्शन लगते हैं ना, इम्यूनाइजेशन होता है ना, जो वैक्सीनेशन लगते हैं, तो उसके लिए कौन सा है? मिशन इंद्रधनुष। और आयुष्मान भारत तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। आयुष्मान भारत के अंदर एक वो एक तो पीएमजे है, पीएमजे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन। जन आरोग्य मिशन के अंदर 5 लाख रुपए तक का क्या मिलता है? 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। ठीक है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है और इसके अंदर आयुष्मान भारत के अंदर, तो उसके अंदर भी आप लोग इलाज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट revival of Section 124A triggers concerns over a colonial law that country did not want. कंट्री को हमारे कभी चाहिए नहीं था, और इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो अभी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उससे क्या हो सकता है? उससे फिर से जो 124A यानी कि सिडिशन के अंदर जो केसेस रुक गए थे, जो ट्रायल्स रुक गए थे, जो केसेस फाइल नहीं हो रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था कि जो सेडिशन लॉ है उसको स्टेट बहुत देख के इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि सेडिशन लॉ के अंदर जितने केसेस लिखे जाते हैं उसके अंदर कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, यानी कि लिखे बहुत ज्यादा जा रहे हैं केस, लोगों को अननेसेसरी क्या किया जा रहा है? इंडिक्ट किया जा रहा है इन केसेस के अंदर। ठीक है, उनको एक्यूज बनाया जा रहा है इंडिक्ट करके, और वो क्या हो रहा है? बाद में कोर्ट देख लिया तो उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, कुछ फैक्ट ही नहीं है, कोई उसके अंदर मटेरियल ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो बाद में छोड़ना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो कन्विक्शन रेट कम होने की वजह से कहा था कि भाई इसका इस्तेमाल देख समझ के करें और नई एफआईआर कोई भी लॉन्च ना करें। जो ट्रायल्स है उनके ऊपर भी स्टे कर दिया 2022 के अंदर। अब क्या कहा कि भाई किसी को अगर ट्रायल चलाना है तो चला सकते हैं। तो इससे क्या फर्क आ सकता है? इससे क्या फर्क आ सकता है कि जो लॉ हम लोग खत्म करने की बात कर रहे थे, जो लॉ बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी जैसे लोगों के खिलाफ यूज किया गया, जिस लॉ के लिए गांधी जी ने क्या बोला? इट इज द प्रिंस इन द क्रिमिनल लॉ, जो कि क्या कर रहा है? हु इज सप्रेसिंग, है ना? तो सप्रेशन के अंदर क्या है? प्रिंस का काम कर रहा है ये लॉ 124A। उसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया? उसको सेक्शन 152 बीएनएस का बना दिया गया। खत्म तो नहीं किया गया, है ना? तो क्या कर दिया गया? बीएनएस के अंदर डाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नया ये दिया है उसके ऊपर ये सारा आर्टिकल छपा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है जो डिबेट है? वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ फ्री स्पीच यानी कि आर्टिकल 19(1)A। और नेशनल सिक्योरिटी कैसे, मतलब ये लॉ बनाया उसी लिए गया ना जिससे नेशनल सिक्योरिटी। देख लो एक बात फिर ना क्या कि सेक्शन 152 नहीं पढ़ा। वैसे तो क्लास में जब हम आईपीसी को बीएनएस पढ़ेंगे तब ये सेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है ना? लेकिन तब भी हल्का सा एक बार देखते हुए चलेंगे। ये गजट है, जब ये पब्लिश हो जाता है तभी लॉ क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। 152 पे जाना है, बहुत नीचे चलते रहे। सेडिशन को 152 सेक्शन के अंदर, जो पहले 124A था ना, 124A को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है 152 ने। देखो कैसा भी दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे इसका स्कोप और वाइडर कर दिया, इसको कमजोर करने की या खत्म करने की जगह क्या किया? इसको और वाइडर कर दिया इंटरप्रिटेशन से और वाइड हो सके, और ज्यादा लोग इसके अंदर क्या हो सके, और ज्यादा लोग इसके अंदर इंडिक्ट किए जा सके, उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया जा सके, जो सरकार के खिलाफ बोले उसको एक्यूजेशन लगा के कि ये तो भाई 152 के अंदर पनिशेबल है, इसको जेल में डालो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसका मिसयूज करती है, गवर्नमेंट ने इसका मिसयूज किया तभी 2022 के अंदर इसके ऊपर रोक लगाई गई थी।
कोई अगर पत्रकार है जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उसके लगा दिया सेडिशन। कोई अगर कोई इंस्टाग्राम चैनल चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, डाल दिया उसको जेल के अंदर, सेल 152 124 ए के अंदर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाएगी और इन्होंने क्या किया, फिर से नया लॉ लाता है और अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और ज्यादा क्या कर दिया, इसको मजबूत कर दिया। इसके अंदर ट्रायल का रास्ता भी एक तरीके से खोल दिया है, इस आर्टिकल के अंदर यही कह रहे हैं। ठीक है, तो 152 क्या कहता है देख लो। whoever purposely और knowingly, सबसे पहले पर्पसली होना चाहिए और नोइंगली होना चाहिए। ये क्या आ गया हमारा, मेंस रिया आ गया। ये क्या आ गया, मेंस रिया आ गया, पर्पसली और नोइंगली, बाय वर्ड्स either spoken, written or by sign or visible representation or electronic communication by use of financial means। ये सारी चीजें, ये जो है ये नया जोड़ा गया यहाँ से, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स और अदरवाइज। ठीक है, एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट, एक्साइट हो जाए जरूरी नहीं है, अटेम्प्ट टू एक्साइट भी चलेगा। सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज और encourage feeling of separatist activity or endanger sovereignty or unity and integrity of India। कितना वाइड है ये, किस किस के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, चलो सेसेशन और आर्म फोर्स रिबेलियन ये सब तो हमें समझ में आता है। सबवर्सिव एक्टिविटीज क्या है, एनकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज क्या है, कैसे डिफाइन किया जाएगा ये, है ना, यहाँ पर ये बड़ा क्वेश्चन है। और एंडेंजर सोवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी के नाम पे तो आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो कि इसने बोला कि यूनिटी के खिलाफ है, उसका इंटरप्रिटेशन कर लो। ठीक है, और इंडल्जेंस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट, यहाँ पर एक्ट कमिट करना पड़ेगा, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं, comments expressing disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offense under this section। यानी कि जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है उसके उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी भी लॉ के ऑल्टरेशन का लॉफुल मीन्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डाल दो किसी को जेल में, वो प्रूव करता रहे, प्रूव करने में लग जाएंगे 5-7 साल, ट्रायल ही शुरू नहीं होता है इन केसेस के अंदर, सबसे बड़ी बात ये है। और ट्रायल ही शुरू नहीं होता, 5-5 साल 7-7 साल तक ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, तो वो जेल में ही पड़ा आदमी, ना उसको बेल मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक केस देखो, केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। जब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहता है कि क्रिटिसिज्म इज नॉट सेडिशन अनलेस वायलेंस इज इन्वॉल्व। जब तक वायलेंस नहीं होगा, क्या कहना है, यानी कि स्पीच इंसाइट्स वायलेंस या फिर क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, तभी क्या माना जाएगा, तभी माना जाएगा कि सेडिशन हुआ है। अगर सिर्फ स्पीच है, उससे कोई वायलेंस असल में इंसाइट नहीं होता है, जैसे उसके अंदर क्या अटेम्प्ट टू इंसाइट, अटेम्प्ट वाला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना केदारनाथ के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक आप लोगों ने बेसिक ज्योग्राफी तो पढ़ी रखी होगी कि अर्थ को जब हम अंदर से ऐसे कट करेंगे, ऐसे स्लाइस कट करेंगे, तो सबसे बाहर क्या आएगा, क्रस्ट आएगा, उसके अंदर मेंटल आएगा, फिर आएगा कोर, और कोर जो है दो भागों में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर जो है वो मॉल्टन स्टेट में है, और उसके एक्सेसिव प्रेशर की वजह से इनर कोर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। दोनों ही किससे बनते हैं, निकल और आयरन से बनते हैं। क्योंकि अर्थ मूव करती रहती है, तो ये जो मॉल्टन स्टेट में है इनर कोर, वो भी आउटर कोर, वो भी क्या है, वो भी मूव करता है, और वो क्या है, निकल और आयरन है, मॉल्टन स्टेट में है निकल और आयरन। उस निकल और आयरन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमें खतरनाक रेडिएशन से, स्पेस की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक आप लोगों को पता ही है ना। अब 2010 के अंदर एक डिस्कवरी हुई कि लिक्विड आयरन का जो फ्लो है ना अंदर,
वो चेंज होता रहता है ना, वो चेंज होता रहता है। कोर चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल जाती है उसकी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से एक शॉक लग सकता है, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक जर्क, सडन चेंज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सडनली क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है, जिससे मैग्नेटिक जर्क लग सकता है। तो मैग्नेटिक जर्क बोलते हैं इसको। एक ये टर्म याद रखेंगे, एक ये रखेंगे जियो डायनेमो। हाँ जी, जियो डायनामो। जियो डायनामो मतलब, जियो मतलब अर्थ, डायनामो मतलब की मूवमेंट। तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको बोलते हैं जियो डायनामो। ठीक है। एक ये टॉपिक है आईवीएफ, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को अगर इनफर्टिलिटी है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करा सकता है, वो आईवीएफ करा सकता है। ये ऑप्शन आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है, कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ के साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और उसके अलावा राइट टू हेल्थ, है ना। उसके अलावा ऑटोनॉमी ऑन द बॉडी, कि मैं बच्चा पैदा करूं या ना करूं, मेरी इच्छा, है ना। तो वो क्या है, ऑटोनॉमी ऑन द बॉडी भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव राइट भी क्या है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। कोई कोई महिला बच्चा पैदा करे या ना करे, उसका फंडामेंटल राइट है। तो इसी तरीके से जो इनफर्टिलिटी केयर है, इनफर्टिलिटी केयर यानी कि जो इतने सारे क्लिनिक खुले, आईवीएफ क्लिनिक्स खुले हुए हैं, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के अंदर आने चाहिए। ठीक है। इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का एस्टिमेट है कि 1.1 इन 6 अडल्ट, हर 6 अडल्ट में से एक अडल्ट ग्लोबली क्या है, इनफर्टिलिटी का शिकार है। और इंडिया के अंदर यही रेट 10 से 15% है, यानी कि थोड़ा कम है ग्लोबल एवरेज से, है ना। लेकिन बढ़ क्यों रहा है इनफर्टिलिटी? अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने का एक ये भी कारण है। क्या कारण है? अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, और मैरिजेस उसकी वजह से लेट हो रही है। और लेट हो रही है तो लेटर एज में कंसीव करना, बच्चे को पैदा करना, एक महिला के लिए और पुरुष के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, पॉल्यूशन जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है, स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो है, पीसीओएस, पीसीओडी, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम चाहिए, है ना, पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्बन लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो जो लाइफ स्टाइल चेंजेस आ रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, उससे क्या हो रहा है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर तुम आईवीएफ कराने जाओगे तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा, वो भी पर साइकिल। और हर एक साइकिल में क्या कंसीव हो जाए पहली साइकिल में, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो कई साइकिल्स भी करानी पड़ सकती है ना। तो उसके अंदर क्या है कि ये जब कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो एक जो गरीब व्यक्ति है, क्या उसका फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो अगर इनफर्टाइल हो गया है तो वो आईवीएफ के द्वारा अपना ऑफस्प्रिंग, अपना बच्चा ला सके दुनिया के अंदर? क्या उसका फंडामेंटल राइट नहीं है? तो उसका भी फंडामेंटल राइट है। तो इतना एक्सपेंसिव क्यों, है ना। तो गवर्नमेंट इनफर्टिलिटी केयर लिमिटेड है, बहुत कम है, इंश्योरेंस कवर मिनिमल है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही मुद्दा उठाया है मैंने। ठीक है। तो उनका भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए, और सरकार को क्या करना चाहिए कि इसके अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, सब्सिडी जो भी सरकार करे। ठीक है। आईवीएफ देखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वो लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, आईवीएफ। ठीक है। एक होता है आईयूआई, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन के अंदर महिला की बॉडी के अंदर ही क्या किया जाता है, एग को फर्टिलाइज किया जाता है, स्पर्म इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू यूटेरस। एक होता है आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर सिंगल स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है सीधा ओवरी के अंदर, ठीक है, एग्स के अंदर। इसके अलावा देखो, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर आर्ट एक्ट है। आर्ट यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है फर्टिलिटी क्लिनिक्स कैसे काम करेंगे, आर्ट बैंक जो है वो कैसे काम करेंगे, आईवीएफ सर्विसेज कैसे होंगी। तो फर्टिलिटी क्लिनिक्स एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज वो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा सरोगेसी एक्ट है 2021 का, जो सरोगेसी को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है सरोगेसी को। अब पहले की तरह कोई भी महिला किसी की भी सरोगेट मदर नहीं बन सकती, रिश्तेदारी होनी जरूरी है। कोई रिश्तेदार ही आपकी सरोगेट मदर बन सकती है, ब्लड रिलेशन में होने चाहिए, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारे रेगुलेशंस 2021 में गवर्नमेंट लेकर आए। आर्टिकल 21 हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। ये इसके अंदर वही बात कर रहे हैं जो हम लोग पिछले कई समय से करते आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन में क्या होगा, हम कोल पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों डिपेंडेंट हो जाएंगे कोल के ऊपर? अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि भाई हमने 50% रिन्यूएबल एनर्जी से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की बना ली है। जो हमने टारगेट रखा था 2030 का, हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। तो कोयले पे क्यों जाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से ही हो रहा है। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का क्या होगा फिर? उसका क्यों नहीं यूज कर पा रहे हम? स्टोरेज नहीं है, लिथियम आयन बैटरीज नहीं है, कहाँ स्टोर करोगे? स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। क्या करें उस इलेक्ट्रिसिटी का? और जब पीक आवर में जरूरत है उस समय सूरज ही नहीं है। और विंड कभी कभी चलती है अपनी मर्जी से। न्यूक्लियर में अभी हमारे पास इतना है नहीं, अभी थोरियम बेस्ड वो बन रहा है, लेकिन जब वो कमर्शलाइज होगा उसमें भी 10 साल लग जाएंगे लगभग। हाँ, तो जब कमर्शलाइज होगा तब उसको उसका आम जनता को फायदा होना शुरू होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू होगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जितना अभी हमारे पास कैपेसिटी कितनी है कोल के आधार, अगर हम कोल की बात करें तो 42% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कोल पे है और 42% ही रिन्यूएबल पे है। लेकिन हम रिन्यूएबल से ले कितनी पा रहे हैं? 17% एनर्जी, 17% इलेक्ट्रिसिटी ले पा रहे हैं बस रिन्यूएबल से। और कोल से 71% एनर्जी नीड्स पूरी हो रही है हमारी। तो कोल पे तो हम लोग डिपेंडेंट होंगे ही। ठीक है, तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी पता है सबका कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों को अच्छा, हम लोग डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ऑयल के लिए, एलएनजी के लिए, एलपीजी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। अगर हम लोग 85% इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से लगभग इस 85 का 70% वहां से आ रहा है, बाकी 30% रशिया से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा कि हमें अब और ज्यादा सोलर पैनल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करने की जरूरत है, बैटरी स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत है, स्मार्ट ग्रिड बनाने की जरूरत है, ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन सिस्टम, रिन्यूएबल सिस्टम को हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और हमें बैटरीज लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तभी हम उसको स्टोर कर पाएंगे एनर्जी। यूएस एंड रशिया ऑयल वेवर इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। यूएस ने क्या किया, ऑयल वेवर हटा दिया रशिया के ऊपर से, कह रहा कि बेचो। ठीक है, पढ़ लेते हैं तो क्या कह रहा है। द यूएस स्टेट टाइटन्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन रशियन सीबॉर्न ऑयल ट्रेड, वेवर एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सैंक्शंस रिड्यूस। तो सैंक्शन हटा दिए उसके ऊपर से ऑलमोस्ट। दिस में इंक्रीज अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल ऑयल मार्केट, क्योंकि सीबॉर्न ऑयल ट्रेड के ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। रेज शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, तो शिपिंग के ऊपर जब रेस्ट्रिक्शंस होंगे तो उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के टाइम पे बढ़ चुका है, अभी बढ़ा हुआ दे रहे हैं हम लोग इंश्योरेंस, है ना। अफेक्ट कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी। ठीक है, इंडिया 90% अप्रोक्सीमेटली इम्पोर्ट करता ही, आप लोगों को मालूम है इस बारे में। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है हम लोग। अभी हमने अच्छा, ये सारी कहानी आप लोगों को पता ही है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2022 के बाद हमारा रशिया से इम्पोर्ट क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा बताओ?
रशिया के ऊपर यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने क्या लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए कि हम तुम्हारा तेल नहीं खरीदेंगे। अब वो तेल बेचने के लिए कहा जाए तो उसने चाइना को, इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पे तेल दिया और हमने खरीदा, रिफाइन किया, बेचा। ठीक है, तो हम लोग क्यों खरीदते रहे? चीपर मिलता रहा हमको, इन्फ्लेशन प्रेशर पे कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। रिफाइनरी, जो रिफाइनरी है हमारी, वो रशियन ऑयल के लिए एकदम इक्विप्ड है। डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट सोर्सेज हो जाते हैं हमारे पास, मिडिल ईस्ट से भी ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं और कई जगहों से ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों को पता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एलपीजी प्राइस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। ये मतलब ये आर्टिकल ऐसा है कि आप लोगों को खुद पढ़ना चाहिए वैसे तो। एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? रिलायबल, एफोर्डेबल और अनइंटरप्टेड एनर्जी हमको मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। अगर अनइंटरप्टेड एनर्जी नहीं मिल रही है तो यानी कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरा है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में आप लोग जानते हैं, चोक पॉइंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, बाबल मालदीव के बारे में, स्टेट ऑफ मलक्का जानते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जानते हैं, जिब्राल्टर वाटर स्टेट जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आप लोग दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर बड़े लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में क्योंकि बड़े लंबे समय से चल रहे हैं, अखबार में छप रहे हैं, वैसे हमारे लिए ये पर्टिकुलर इवेंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सुसाइड बॉम्बर ने जाके वहां पर किस 25 लोगों को या 20 लोगों को, जितने भी लोगों को उड़ा दे। ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर्टिकुलर इवेंट। लेकिन पाकिस्तान में चल क्या रहा है ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अभी पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ चल रहा है झगड़ा पूरा, है ना। अफगानिस्तान को जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान के लोग मार देता है, और पाकिस्तान को जब मौका मिलता है वो वहां पे लोगों को मार देता है। ठीक है, मिसाइल मार देते हैं, कभी कुछ मार रहे हैं, कभी कुछ, ये सब चल रहा है। इसके अलावा एक पाकिस्तान के अंदर इशू है बीएलए का, बलोच लिबरेशन आर्मी। अब ये बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलोचिस्तान, बीयू है, वो भी है, लेकिन अभी जो बम फोड़ा है ये बीएलए ने फोड़ा है। ठीक है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी क्या कहती है कि बलोचिस्तान जो है वो आजाद, अलग है, पाकिस्तान नहीं है, हम बलोचिस्तान है, और बलोचिस्तान रीजन है। और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान जो है सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा जो स्टेट है वो बलूचिस्तान है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, और ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान का कौन सा रोड जाता है बताओ, पाकिस्तान चाइना का? सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, इससे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट है, और वहां पर अभी इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसा वो लोग तो ऐसा कहते हैं कि इंडिया इनको सपोर्ट करता है, हालांकि वो सारे इंटरनेशनल लोग भी, कुछ जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करती होंगी उनको, इंडिया इन सब चीजों में नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए हर तरह का आतंकवाद कैसा है? बैड आतंकवाद, बैड टेररिज्म है, हर हर टेररिज्म बैड टेररिज्म। और उसको हमने एग्जाम्पल के साथ सेट किया है। भले ही नक्सलवादियों को आप टेररिज्म ना माने, टेररिस्ट ना माने, लेकिन क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन था, है ना, स्टेट के अगेंस्ट, और उसको हमारे देश ने खत्म किया है। तो हम लोग कभी भी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में नहीं बांटते, वो हमारे देश के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, वो बैड टेररिज्म। ठीक है, तो यही है आज के मुद्दे। इसके अलावा मैंने पढ़ने के लिए आपके लिए एक ये टॉपिक निकाला है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट वही सेडिशन लॉ के बारे में, आर्टिकल सेक्शन 124A और 152 बीएनएस, है ना। इसके अलावा देखो, ट्रम्प सेज यूएस विल नॉट रश इनटू अ डील विद ईरान, ब्लॉकेड टू रिमेन। ठीक है, तो कई एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि अब डील क्रैक होने वाली है, तो उसके मद्देनजर ट्रंप ने बोला है कि अभी डील हम लोग एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसके अंदर सारे पॉइंट्स देख के फिर जाएंगे, आराम से करेंगे। हालांकि आज की न्यूज ये कह रही है कि डील हो चुकी है, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि डील होगी इनके बीच में, क्योंकि जब तक ये दोनों देश एक पॉइंट पे नहीं आएंगे तब तक कोई डील होने वाली नहीं है।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के थ्रू मैसेज भिजवाया कि हम लोग डील करने के लिए तैयार हैं और इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। तो कल के न्यूज़ पेपर में छप जाएगी डील होती है, बहुत अच्छा है यार, हमारा तेल सस्ता होएगा, है ना? और एनर्जी क्राइसिस जो इंडिया के अंदर है वो खत्म हो जाएगी। और अगर डील नहीं होती है तो फिर जो कि ज़्यादा चांसेस है कि डील नहीं होगी, रोज़ बढ़ेगा, अभी तो बढ़ेगा। अब हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कितना-कितना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है हमें कारण पता होना चाहिए कि पेट्रोल, डीज़ल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है? किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए।